जेबीकेएसएस और जेकेएलएम का क्या भविष्य है झारखंड में? चूँकि इस चुनाव के बाद आप कहीं भी एक सीट पर भी नहीं जीत पाए, हालांकि वोट अच्छे आए। उसके बाद चर्चा होने लगी कि अब इनका मनोबल टूटेगा, लोग जो विश्वास के साथ जुड़े थे वो भी टूटेंगे। तो चुनाव संपन्न हो गया और इतने लोगों का जो प्यार मिला, कैसे उनसे जुड़कर रहेंगे? चूँकि अब घूमना भी तो खर्चीला रहेगा और संजय मेहता कोई बहुत, आप तो बड़े ठेकेदार नहीं हैं या फिर लाखों करोड़ों की कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं, कैसे हो पाएगा ये? संघर्ष जारी रहेगा, मैदान हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 1,57,000 वोटों से आप संतुष्ट हैं कि लग रहा है कि थोड़ा कमी रह गया और ज़्यादा? जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस और जेकेएलएम पर एक हमेशा ये धब्बा लगते रहा कि महतो जाति में ही सिमट कर है। तो 1,57,000 जो आपके वोट आए, क्या इस जो एक धब्बा है इसको मिटा पाए? लक्ष्य तो ये था कि विजय हासिल करना है, लेकिन विजय नहीं मिल पाई। बहुत ईमानदारी से इस बात को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि हम लोग ऋणी हो गए हैं, झारखंड की जनता के कर्जदार हो गए हैं और आने वाले वक्त में जन सेवा करके इस कर्ज को सूद समेत जनता के लिए वापस करेंगे। संजय मेहता का आगे का क्या प्लान है? क्या वो लोकसभा पर फोकस करेंगे कि आने वाले दिनों में जो 6 महीने में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनावी मैदान में भी आप उतरेंगे? झारखंड के अंदर सिर्फ झारखंड की बात करने को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है। आज हमारे सामने आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो चले गए इंडिया फोल्डर में। आप हमारे देखिए आजसू को, वो चले गए एनडीए के फोल्डर में। सिर्फ झारखंड की बात करने के लिए कोई भी ऐसा एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा जो सिर्फ झारखंड और झारखंडियत की बात करे। जेबीकेएसएस का भविष्य ये है कि आने वाले वक्त में साधारण घरों से, बिल्कुल साधारण राजनीतिक पृष्ठभूमि से, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सामान्य लड़के झारखंड की लीडरशिप में आएंगे और लीडरशिप का कौशल पैदा होगा। नेतृत्वकर्ताओं की फौज जेबीकेएसएस से निकलेगी और 81 विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि कुछ नए नए लड़के, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी होल्डर, कोई रिसर्च स्कॉलर, इस तरह के लोग सामने आएंगे। चुनाव के दौरान आपको नजर आएंगे कि झारखंड के सवाल को, मैं बार बार यही कहता हूं कि झारखंड नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स से क्यों गायब है। राष्ट्रीय परिचर्चा से पूरी तरीके से झारखंड को गायब कर दिया कि विस्थापन एक बड़ा सवाल है, चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे वो हमारा कुजू मांडू का एरिया हो, चाहे झारखंड के तमाम इलाके हों, चाहे वो टंडवा हो, सब जगह लोग विस्थापित हुए हैं। इसमें एक सच्चाई है और उनको पुनर्वास नहीं मिला, ये भी सच्चाई है। उनको मुआवजे का लाभ नहीं मिला, ये भी एक सच्चाई है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोयला तो खनन मंत्रालय भारत सरकार निकलवा रही है, विस्थापित तो एनटीपीसी और अडानी जैसी कंपनियां कर रही हैं। बहुत महिलाएं आशीर्वाद के रूप में पैसा भी दे रही थी, वो कितना जमा हो पाया, गिन पाई कि खर्च होते चला गया? हाँ, उसको मैंने गिना था, 10,600 रुपये मुझे, मतलब 10-20 करके इतना हो गया? हाँ 10-20 रुपये करके वो सारे पैसे रखे हुए हैं। मैंने सोचा था कि चुनाव जीतने के बाद मिठाई उससे बांटेंगे। लोकसभा चुनाव में झारखंड में युवाओं की टोली ने कमाल कर दिया। ज़्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवारों के बीच आमना सामना था, लेकिन एक हर जगह तीसरा समीकरण था और वो तीसरा समीकरण जेबीकेएसएस और जेकेएलएम के जो उम्मीदवार थे, जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार, वही थे। और यही वजह है कि जितनी सीटों पर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा और ज़्यादातर सीटों पर वो तीसरे नंबर पर है। कई सीटों पर तो इतने वोट आए, खुद जयराम महतो को करीब 3.5 लाख वोट आए। इसके अलावे कई और उम्मीदवार हैं जिन्हें 1.5 लाख के करीब वोट मिले और इस वोट ने सबको चौंकाया है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उसी में से एक उम्मीदवार जो हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, संजय मेहता, इस वक्त हमारे साथ हैं और इन्हें 1,57,000 से अधिक वोट आए हैं। आज बात करेंगे कि कैसे एक 30 साल से कम उम्र का युवा जो चुनावी मैदान में पहली बार उतरा और इतना अधिक वोट लेकर आया और क्यों आखिर इनकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। संजय, पहले तो बहुत बधाई आपको कि 1,57,000 से अधिक वोट लेकर आए। चुनाव में जीत हालांकि मनीष जायसवाल की हुई, लेकिन चर्चा आपकी अधिक हो रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। हम लोगों ने ज़मीन पर जाकर संघर्ष किया और जिन मुद्दों की लड़ाई हम लोग झारखंड के अंदर लड़ रहे थे, हम लोगों ने जनता से एक ही बात कहा कि 10 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, जो इसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चली है, लेकिन सिर्फ पिछले 10 सालों का विश्लेषण करिए कि झारखंड के कितने सारे मुद्दे, कितने सारे सवाल सदन के अंदर रखे गए हैं। क्या विस्थापन पर, पुनर्वास पर, नियोजन पर, कोयला खनन की परियोजनाओं को लेकर के क्या कोई सवाल सदन के अंदर बोलता हुआ दिखाई पड़ता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं। तो हमने कहा कि 14 सांसद फिर हम लोग चुन करके क्यों भेज रहे हैं?
झारखंड के मुद्दों को जो सदन में उठाया वैसे लोगों को मदद करिए। और जनता ने इस बात को महसूस किया। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ पर हम लोगों को वोट नहीं मिल पाया। मैं खुद को एनालाइज किया कि आखिर जो वोट और आना चाहिए था, हम लोगों ने अपेक्षा की थी कि और ज़्यादा वोट मिलेगा। जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये पाया कि जिन जगहों पर हम लोग पहुंच पाए थे, जहां पर कैंपेन हुआ, जहां पर सभाएं हुई, जहां पर रात में रुके, जहां पर लगातार हम लोगों ने स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया, कहीं छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं की, वहां से वोट्स मिले हैं। जहां नहीं पहुंच पाए वहां पर वोट्स नहीं मिल पाया। संगठन छोटा था, बहुत जगह पर नहीं जा पाए हम लोग, समय कम था, 10 दिन का समय मिला था चुनाव चिन्ह मिलने के बाद। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, जनता ने प्यार दिया। तो ये जो 1,57,000 वोटों से आप संतुष्ट हैं कि लग रहा है कि थोड़ा कमी रह गया और ज़्यादा आना? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। लक्ष्य तो ये था कि विजय हासिल करना है, लेकिन विजय नहीं मिल पाई। लेकिन हम लोग जहाँ पर कमी रह गई है और ये आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने कि गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं। और एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के तौर पर चुनाव चिन्ह एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी पार्टियों के पास, उनके पास 70 साल 100 साल की पुरानी पार्टियां हैं, उनका चुनाव चिन्ह जनता के दिलो दिमाग में है। हमारा चुनाव चिन्ह सिर्फ 10 दिन पहले मिलता है और उसको 20 लाख वोटरों तक तुरंत पहुंचाना है। हमारे पास सूचना का तंत्र, प्रचार का तंत्र, उतना रिसोर्सेज, उतना संसाधन, उतना प्रचार की सामग्री, उतना कोलेट्रल्स, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका पूरा लॉजिस्टिक, सब कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे। 30 साल के नौजवान लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हम लोग ये अब मेहनत करेंगे आने वाले वक्त में कि इस सारे मेहनत के बल पर जितनी कमियां रह गई उसको दूर करेंगे। सीरियल नंबर में भी नीचे रह गया, चूंकि आपकी जो पार्टी है JBKSS तो समिति है, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ये पार्टी है, ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाया था। बस कुछ दिनों के बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि और 30 से 35 दिन, कुछ नोटिस वगैरह आया है इलेक्शन कमीशन से, तो उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। अगले कुछ महीनों में पार्टी पूरी तरीके से पंजीकृत हो जाएगी। हालांकि इसमें भी हम लोगों ने एक समाधान का रास्ता निकाला था कि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह मैच कर रहे थे। जैसे मेरा हेलमेट था तो देवेंद्र नाथ महतो जी का भी है, अखलाक अंसारी जी का भी हेलमेट था, हमारे दामोदर हांसदा जी का भी था। हम लोगों ने ऑप्शन में पहले नंबर पर हेलमेट को सेलेक्ट किया था। सब तय कर लिए थे। हाँ, तो कुछ प्रत्याशियों से हल्का सा लिखने में कहीं पर मिस्टेक हुई। जयराम महतो का गैस छाप हुआ। हाँ, उस कारण से थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, लेकिन फिर भी 4 प्रत्याशियों को मिला था हेलमेट चुनाव चिन्ह। फिर भी एक बहुत अच्छा फॉर्म भरने में ऑप्शन देता है क्या कि आप कौन सा चाहते हैं? जी जी, ऑप्शन देता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो पहले नंबर पर हम लोगों ने हेलमेट, जिन जिन लोगों ने रखा उन लोगों को हेलमेट मिला, और जहाँ पर हेलमेट लिखने में चूक हुई वहाँ पर हेलमेट नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी ठीक रहा। तो ये अब तो चुनाव संपन्न हो गया और इतने लोगों का जो प्यार मिला, कैसे उनसे जुड़ कर रहेंगे? क्योंकि अब घूमना भी तो खर्चीला रहेगा और संजय मेहता कोई बहुत, आप तो बड़े ठेकेदार नहीं हैं या फिर लाखों करोड़ों की कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं, कैसे हो पाएगा ये? ये एक बड़ी चुनौती है और चुनाव खत्म होने के बाद से मैं अभी भी लगातार कार्यक्रमों में हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को देखिए, लगातार क्षेत्र में मंडा पूजा के कार्यक्रम चल रहे हैं। रात के 1 बजे कार्यक्रम का शुरुआत ही होता है। मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। आप जिस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं उसके कुछ घंटे के बाद एक और कार्यक्रम में जाना है और कई तरह के आमंत्रण हैं, जनता के बीच जाना है। कहीं सड़क दुर्घटना हो गई, कहीं पर किसी तरह की दुर्घटना हो गई है। ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि एकदम चौपारण के बिहार सीमा से, झारखंड बिहार सीमा जो है वहाँ से हजारीबाग लोकसभा शुरू होता है और गोला में इधर बंगाल के सीमा तक जाकर के समाप्त होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि इतने बड़े एरिया को हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्योंकि जनता के बीच तो जाना होगा, उनसे तो जुड़े रहना होगा, उनसे दूर नहीं रहना होगा। फिर भी मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि जो भी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसकी बुनियाद पर हम लोग मैदान में टिके रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, मैदान हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कितना खर्च हुआ आपका इस चुनाव में? मुझे पता ही नहीं चल पाया कि क्या खर्च हुआ है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ा रही थी, हम खुद चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। जनता लड़ा रही थी, सब कुछ जनता मैनेज कर रही थी। मेरा प्रचार गाड़ी कैसे चल रहा था मुझे नहीं मालूम है। कई इलाकों में मैंने देखा कि जहाँ पर हमने कुछ नहीं व्यवस्था दी वहाँ भी प्रचार गाड़ियाँ खुद से चल रही हैं। कई जगहों पर मैंने देखा दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए हैं, जबकि उस तरह का हम लोगों ने कुछ अपनी तरफ से डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया। लोग खुद से करा करके कैसे भी, जो भी जिसके पास सामर्थ्य था, जनता ने ये चुनाव लड़ाया है। बहुत ईमानदारी से इस बात को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि हम लोग ऋणी हो गए हैं, झारखंड की जनता के कर्जदार हो गए हैं और आने वाले वक्त में जन सेवा करके इस कर्ज को सूद समेत जनता के लिए वापस करेंगे। एक बहुत बड़ा कर्ज है, हम लोगों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि इतना बड़ा चुनाव लड़ पाते, लेकिन जनता ने लड़ा दिया और सम्मानजनक वोट भी दिया है, प्यार भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया है।
बस अब इस प्यार आशीर्वाद की लाज को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है, जिसको स्वीकार करते हैं। बहुत महिलाएं आशीर्वाद के रूप में पैसा भी दे रही थी, वो कितना जमा हो पाया, गिन पाई कि खर्च होते चला गया? हाँ, उसको मैंने गिना था, 10,600 रुपये मुझे। मतलब 10-20 करके इतना हो गया। हाँ, 10-20 रुपया करके 100 वो सारे रुपये पैसे रखे हुए हैं। मैंने सोचा था कि चुनाव जीतने के बाद मिठाई उससे बाँटेंगे, लेकिन वो पैसा अब भी रखा हुआ है। सारे फूल जितने दिए थे महिलाओं ने, जितने हमारी माता बहनों ने, वो सारा माला-वाला, आम के पत्ते, टोपी सब हमने अभी भी रखा हुआ है, सब सूख गए हैं। उसको अब किसी दिन प्रवाहित करेंगे किसी नदी में जा कर के, फेंका नहीं है मैंने अब तक, चूँकि सब आशीर्वाद है। जयराम महतो की पार्टी जेवीकेएसएस और जेकेएलएम पर एक हमेशा ये धब्बा लगते रहा कि महतो जाति में ही सिमट कर है। तो 1,57,000 जो आपके वोट आए, क्या इस जो एक धब्बा है इसको मिटा पाए, इस बैरियर को तोड़कर, और बाहरी वोट भी आप ला पाए? नहीं, बिल्कुल इसमें सिर्फ एक जाति का वोट नहीं, सभी लोगों का वोट है। छिटपुट है, कुछ संख्या कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सभी लोगों का है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब कोई आंदोलन का केंद्र कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कोई एक समूह तो जुड़ता है। और जब इसका जो केंद्र रहा था हमारा धनबाद बोकारो, तो उस इलाके में इस जाति की संख्या अधिक है, इसलिए शुरुआत में लगा कि लोगों को कि इनकी संख्या अधिक है, सिर्फ एक जाति के लोग हैं। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि पूरे संगठन में सभी लोगों का समावेश होता गया। मैं जुड़ा, तमाम लोग जुड़े, हमारे संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जुड़ते गए। और अब समावेशी तौर पर आप देखेंगे तो संगठन में एक सोशल इंजीनियरिंग दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि पूरे कैंपेन के दौरान जयराम जी के साथ रिजवान जी दिखाई पड़े। तो एक कहीं ना कहीं हम लोग ये मैसेज देने की भी लगातार कोशिश किए हैं कि हम लोग जब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग एक इंक्लूसिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं, तो इस बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जनता ने वोट दिया है, जैसे 3,47,000 जयराम जी को वोट मिला, उस वोट में भी आप देखिए किसी एक जाति का वोट नहीं, उसमें सबका वोट है। तो सभी लोगों का धीरे धीरे जुड़ाव संगठन से हो रहा है और हम लोग और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दौरान कितनी छोटी बड़ी सभा किया? मुझे लगता है कि पूरे चुनाव के दौरान में जो 10 दिन 11 दिन का कैंपेन था, जो चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से, तो हर दिन मैं कम से कम 23 से 24 छोटी मोटी मीटिंग्स करता था। क्योंकि बड़ी सभा तो कोई हो नहीं पाई, तो सिर्फ छोटी मोटी मीटिंग्स ही करता था। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, बाज़ारों में स्पीच देना, कई गाँवों में जा कर के लोग जमा हैं, 200-500 लोग, मतलब जो भी सारा मीटिंग था वो सुबह 6 बजे से रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक भी भोर में हम लोगों की मीटिंग्स हुई और लोगों ने सुना है। ये खुद में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक पहलू था कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे लोग इंतज़ार कर रहे होते थे। और मतलब महिलाएं खाना वाना खा करके इंतज़ार कर रही होती थी कि अब लोग आएंगे, तो वो लोग सुनती भी थी। और मैं इस बात का पक्का यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जा कर के लोगों को संबोधित किया हूँ, मैंने बूथ पर देखा, उन बूथों से वोट्स मिले हैं। मतलब जनता प्रभावित हुई है, जनता कन्विंस्ड हुई है। ये संदेश और लोगों तक पहुँच जाता कोई और मैकेनिज्म के माध्यम से। जैसे मान लिया जाए कि आप प्रचार अभियान में देखते होंगे, जैसे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने स्पीच को वीडियो माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाती है, वीडियो वैन के माध्यम से। या उनका कई विंग भी होता हाँ, है। कई सारा विंग है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। हम लोगों का अगर उतना मजबूत विंग होता प्रचार का, तो आप ये बात मान लीजिए कि हम लोग इतिहास रच देते, विजय मिल जाती। अच्छा, सबसे अधिक चर्चा तो जयराम महतो की हो रही है, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, 3,47,000। लेकिन आपकी चर्चा भी हो रही है इसलिए क्योंकि आप इस पार्टी से दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं जो सबसे अधिक वोट लाए, 1,57,000। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बहुत मुखरता से और सरल शब्दों में अच्छे बोलते हैं? कैसे ये सब सीखे? कहीं ट्रेनिंग लिए थे? संजय मेहता के बारे में तो अब लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया। देखिए, एक होता है कनेक्ट, संवेदना होती है, सेंसिटिविटी होती है, आप जनता से कितना जुड़ पाते हैं। मैं इस बात को महसूस किया कि मुझे जुड़ाव महसूस हो रहा था लोगों से कि ये अपने लोग हैं, अपने लोग ही दर्द में हैं, अपने लोग ही पीड़ा में हैं, उनकी ही बात को कहना है, उनकी ही बात को कहीं पर पहुंचाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक बार गया कैंपेन में और मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कार्यकर्ताओं से स्पीच देने से ठीक पहले कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी लेकर के आइए, भूख लग रही है। तो ये आवाज़ किसी महिला ने सुन ली। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरा स्पीच खत्म हुआ और मैं गाड़ी में बैठने जा रहा था, तो एक हमारी गांव की दीदी खाना लेकर के बिल्कुल प्लेट में सजा करके, उसको ढक करके गाड़ी के दरवाजे के पास लेकर के आई कि बाबू आप खाना खा लीजिए, आप दिन भर से भूखे हैं। तो ये प्यार तो मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में विरले ही मिलता है।
उसके बाद हमने कहा कि नहीं ठीक है, यहाँ खड़े खड़े नहीं खाएंगे, आपके घर जा कर के ही खाएंगे। फिर हमने खाना उनके घर जा कर के खाया। तो इस तरह का प्यार बिल्कुल इमोशनल टच के साथ लोग दे रहे थे। लोगों को लग रहा था कि घर का ही कोई सदस्य जो है वो हम लोगों से बातचीत कर रहा है। एक बात जो लैंग्वेज है, हम लोगों ने पूरे कैंपेन को खोरठा लैंग्वेज पे किया, पूरे स्थानीय भाषा हाँ, स्थानीय भाषा में। इससे लोगों को एक कनेक्ट फील हुआ कि हमारे बीच के लोग हैं। आमतौर पर क्या होता है, मैंने देखा है कि झारखंड की राजनीति में बड़े बड़े लोग आते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां से आए, एप्पल का हाथ फ़ोन में लेकर के, कुर्ता एकदम चमक रहा है, और गांव में जा कर के एकदम लक्ष्यदार शुद्ध हिंदी भाषण में गांव के लोगों को स्पीच दे रहे हैं। नहीं लाइक करते हैं लोग, गांव वाले लोग इन सारी चीज़ों को। गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का आदमी हमारे तरह की बात करे, हमसे जुड़े, वो हमको सुने। आज की तारीख में नेता भी जाकर के मीटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर के साथ बैठ रहे हैं। कौन 100 वोट दिलाएगा, फलाने अध्यक्ष साहब को बुलाइए, जाति के कौन अध्यक्ष हैं, कौन कौन समाज के अध्यक्ष हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आप सीधे जनता से जुड़िए, ना कि किसी आप ऐसे इन्फ्लुएंसर से, हाँ, किसी बीच के लोगों से मत जुड़िए, जनता से सीधे जुड़िए। और पूरे कैंपेन के दौरान कई लोगों ने मुझसे शिकायत की कि मैं फलाने समाज का अध्यक्ष था, आप हमसे नहीं मिले, मैं फलाने एसोसिएशन का अध्यक्ष था, आपसे नहीं मिले। हमने कहा कि हम सीधे जनता के बीच जा रहे थे, आपसे नहीं मिल पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे मुलाकात होगी। तो हम लोगों ने सीधे जनता के सामने जाकर के अपनी बात को रखने में विश्वास रखा और इसका बहुत फ़ायदा मिला। आपके कैंपेनिंग के दौरान मैं जब कवर कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, तो एक व्यक्ति बीच में भी आ गए, आपसे सवाल पूछने लगे। कई जगह ऐसा होता होगा? हाँ, कई जगहों पर हुआ, लेकिन लोगों को हम लोगों ने संतुष्ट किया। मैंने सबको एक ही बात कहा, इंडियन डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि अगर 543 सांसद चुन करके देश के तमाम हिस्से से आए, और आज इस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मोदी जी शपथ ग्रहण भी लेने जा रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं तीसरे कार्यकाल की। लेकिन देखिए, हमारे आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। कल मैंने देखा कि हमारे आदरणीय मनीष जायसवाल जी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं हजारीबाग से, आज तक ने उनसे सवाल किया कि पहला आपका मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि विस्थापन पर बात रखें। मैंने भी सुना। आपने भी सुना? ये किसका प्रेशर है, आप बताइए? ये कहीं ना कहीं एक जो हम लोगों ने नैरेटिव सेट किया कि विस्थापन एक बड़ा सवाल है, चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे वो हमारा कुजू मांडू का एरिया हो, चाहे झारखंड के तमाम इलाके हों, चाहे वो टंडवा हो, सब जगह लोग विस्थापित हुए हैं। इसमें एक सच्चाई है, और उनको पुनर्वास नहीं मिला, ये भी सच्चाई है। उनको मुआवजे का लाभ नहीं मिला, ये भी एक सच्चाई है, और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोयला तो खनन मंत्रालय भारत सरकार निकलवा रही है, विस्थापित तो एनटीपीसी और अडानी जैसी कंपनियां कर रही हैं। तो सवाल तो संसद के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड के सवाल को, मैं बार बार यही कहता हूँ कि झारखंड नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स से क्यों गायब है, राष्ट्रीय परिचर्चा से पूरी तरीके से झारखंड को गायब कर दिया जाता है। अभी भी जब आप देखिए कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जब मोदी मंत्रिमंडल के लोग शपथ ग्रहण लेंगे, तो बहुत ज़्यादा वैसे झारखंड को लेकर कोई चर्चा नहीं है। 14 सांसद, हाँ ठीक हैं, बने हैं, किसी को मंत्री बना दिया जाएगा, अन्नपूर्णा देवी जी बनती हैं, और किसी को हो सकता है मौका मिले, तो बस ठीक है, वो कोटे से एक बना देना। मतलब ये चर्चा नहीं हो पाती कि खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, पीछे है, कैसे आगे झारखंड के कौन मुद्दे होंगे, झारखंड के कौन सवाल होंगे, कौन सांसद मुखरता से रखेगा, अडानी वहाँ पर क्या कर रही है। अडानी का हम तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अडानी का इतना विरोध हुआ, लेकिन यहाँ पर गोंदलपुरा में जब लोगों ने विरोध किया तो ये खबर अभी तक नहीं बन पाई है, और कोई इस पर सवाल नहीं करना चाहता है। और फिर मोदी जी की सरकार आई, मुझे लगता है कि फिर 5 साल सदन के अंदर ये सवाल नहीं जा पाएगा। वहाँ के लोग 600 एकड़ ज़मीन नहीं देना चाहते। वही मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठने चाहिए, और ये सांसदों की जिम्मेवारी है। और हम लोग तो ये बात, मैं ये सोचा हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे, जो हम लोगों के मुद्दे हैं, झारखंड का विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात जो लगातार कही जा रही थी, और झारखंड में जो अपना हम लोगों ने रिजर्वेशन की जो बात कही थी, जो 77% रिजर्वेशन का विधेयक भी रिजेक्ट हुआ था। मुझे ये लगता है कि अगर नई सरकार जो भी बन रही है आदरणीय मोदी जी की, उसमें सबसे पहले इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि झारखंड के डोमिसाइल पॉलिसी को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, एक ऐसा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, जेपीसी बननी चाहिए, जो झारखंड के विस्थापितों को लेकर के एक विश्लेषण करे कि कितने लोग झारखंड में पिछले 20, 25, 30 सालों में विस्थापित हुए हैं, कितने लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला है, कितने लोगों को नियोजन का लाभ मिला है। इसके लिए एक आयोग का भी निर्माण होना चाहिए। झारखंड के अंदर अभी तक इस बात का कोई डेटाबेस नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है कि कितनी परियोजनाएं लगीं, कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला। तो मुझे लगता है कि अगर संसद की कोई एक संयुक्त संसदीय समिति बन जाए
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए और इस बात के पर अगर जांच कर दे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे और ये पता चलेगा कि बिना मुआवजे के यहाँ के लोगों का ज़मीन छीन लिया गया है। अब आगे क्या, संजय मेहता का आगे का क्या प्लान है? क्या वो लोकसभा पर फोकस करेंगे कि आने वाले दिनों में जो 6 महीने में विधानसभा का चुनाव है उस चुनावी मैदान में भी आप उतरेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हमारा संगठन लड़ने जा रहा है। संगठन के अंदर अब एक बहुत अच्छी कोर कमेटी है, अपनी हमारी उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है संगठन के अंदर, और सारी चीज़ें एकदम एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलती हैं। कोई भी व्यक्ति संगठन में एकल तौर पर अधिकृत नहीं है कि वो निर्णय ले लेगा। संगठन में सामूहिक तौर पर हम लोग निर्णय लेते हैं और अंत में अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं कि इस पर आप अपना फैसला सुनाइए। तो आने वाले वक्त में हम लोग बैठेंगे, मीटिंग होगी, फैसले होंगे, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों पर किस तरीके से मजबूत प्रत्याशी दिए जाएं ताकि हम लोग विधानसभा में चुनाव जीत करके झारखंड के अंदर एक बेहतर सरकार बनाने की ओर बढ़ सकें। JBKSS और JKLM का क्या भविष्य है झारखंड में? क्योंकि इस चुनाव के बाद आप कहीं भी एक सीट पर भी नहीं जीत पाए, हालांकि वोट अच्छे आए। उसके बाद चर्चा होने लगी कि अब इनका मनोबल टूटेगा, लोग जो विश्वास के साथ जुड़े थे वो भी टूटेंगे। भविष्य ये है कि झारखंड के अंदर सिर्फ झारखंड की बात करने को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है। आज हमारे सामने आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो चले गए इंडिया फोल्डर में। आप हमारे देखिए आजसू को, वो चले गए एनडीए के फोल्डर में। सिर्फ झारखंड की बात करने के लिए कोई भी ऐसा एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा जो सिर्फ झारखंड और झारखंडियत की बात करे। क्योंकि जब आप किसी फोल्डर में चले जाते हैं तो आप किसी वहाँ पर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे या फिर कोई एक एजेंडा सेट करते होंगे, उसके बाद वहाँ पर जाते होंगे, और ऐसे में झारखंड का हित कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि झारखंड के अंदर अगर सिर्फ झारखंडी आइडियोलॉजी को लेकर के, झारखंडी भावना को लेकर के, झारखंडी प्राइड को लेकर के, झारखंडी मिट्टी की बात को लेकर के अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम लोग बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस बात का इंतजार कर रहा था कि फिर से कोई एक पार्टी आए जो सिर्फ झारखंड और झारखंडियत की बात करे। निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका रही है, दिशोम गिरोह की बहुत बड़ी भूमिका रही है झारखंड को लेकर के। इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को भी अब ये स्वीकार करना होगा कि क्या नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अलायंस फोल्डर में जाकर के झारखंड का पूरा हित सधा रहा है? आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों को एक तरीके से समझौता करना पड़ रहा है और झारखंडी मुद्दे को किनारे में रख दिया जा रहा है। आप देखिए 1932 के खतियान के मसले पर या स्थानीयता के मसले पर एक रूपता नहीं बन पाई अभी तक। हालांकि ठीक है, बार बार ये विधेयक बना, रिजेक्ट हुआ, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि समाधान का रास्ता इन सारे बिंदुओं पर निकाले जाने की ज़रूरत है। और आपने जो कहा कि JBKSS का भविष्य क्या है, JBKSS का भविष्य ये है कि आने वाले वक्त में साधारण घरों से, बिल्कुल साधारण राजनीतिक पृष्ठभूमि से, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सामान्य लड़के झारखंड की लीडरशिप में आएंगे और लीडरशिप का कौशल पैदा होगा। नेतृत्वकर्ताओं की फौज JBKSS से निकलेगी और 81 विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि कुछ नए नए लड़के, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई PhD होल्डर, कोई रिसर्च स्कॉलर, इस तरह के लोग सामने आएंगे, चुनाव के दौरान आपको नजर आएंगे। तो बिल्कुल ये संजय मेहता हैं जो हजारीबाग लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में थे। 1,57,000 वोट इन्होंने हासिल किया और कहा कि ये जिस पार्टी के बैकअप से, सपोर्ट से, पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, JBKSS समिति और JKLM पार्टी, उनका भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कई नाम युवा चेहरे के तौर पर निकल कर सामने आए, अगले 6 महीने के दौरान जो विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव में सैकड़ों ऐसे नाम सामने आएंगे और वो नाम ही झारखंड को कहीं ना कहीं नेतृत्व करेंगे और झारखंड के मुद्दे पर काम करते हुए झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in